वेरी गुड आफ्टरनून। अभी एक एग्ज़ाम हुआ था साइंटिस्ट बी का। माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश अगेन हियर, और बहुत अच्छा लग रहा है ये बनाने में। आपको एक मैं बात बताऊं, साइंटिस्ट बी का जो पेपर हुआ था इन्वायरमेंट का, सीपीसीबी का, उसमें जितने क्वेश्चन आए थे, जितने भी 100 क्वेश्चन को मैंने देखा, वो सारे के सारे मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियोस से आए हैं। तो यदि आप उसको डीप में सुने होंगे तो मैं दावे से कहता हूँ कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मुझे ड्यूरेशन एनालिसिस का अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि जब हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन को तो आप भी देखिएगा टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप हेडफोन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हेडफोन कर लीजिए, और अगर स्पीकर पर रखना चाहते हैं तो स्पीकर पर रख लीजिए, और हम लोग डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चंस को जो उसमें उठे। इसी के साथ आपको मैं एक गुड न्यूज़ भी दूं कि हमारी संस्था जो है KNIPSS वो ऑटोनॉमस हो गई, और इन्वायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट के बच्चों ने पेटेंट फाइल कर दिया, और अब तक हमारे पास टोटल 6 पेटेंट हो गए। एक इंडिविजुअल सेल्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट जिसके पास 6 पेटेंट्स हैं, पूरे यूपी में पहला हूँ। और ये सब आप लोगों की ब्लेसिंग्स हैं, हमारे बच्चों की हार्ड वर्क है, जिसके कारण हमें ये अचीवमेंट्स मिली। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं फटाफट इन पेपर को, और बहुत ही मज़ा आने वाला है, ये मैं दावे से कहता हूँ। पहला क्वेश्चन आप देखिए। पहला क्वेश्चन इसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर के बारे में क्वेश्चन पूछा है। सॉइल के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा सॉइल का लेयर है जहाँ एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा। मैटर क्वेश्चन के आंसर को समझने का नहीं है, आंसर में वो क्यों है उसको समझिए। जैसे हम इसमें राइट आंसर है बी होराइजन। ठीक है, मैंने डार्क कर रखा है। जिन बच्चों को कोई दिक्कत होगी वो फ्री हैं पूछने के, मेरा फ़ोन नंबर पीछे दिया हुआ है। अब बी होराइजन ही क्यों है, सवाल ये आना चाहिए दिमाग में। तो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो अच्छे से पढ़कर पहुँचे होंगे सॉइल प्रोफाइल को। एडेफिक फैक्टर में मेरा ये वीडियो है, मैं उसको बताता भी चलूँगा किस में मेरा ये वीडियो पड़ा है, कहाँ कहाँ पर है। बी होराइजन को सब सॉइल जोन भी कहते हैं। अक्सर मैं अपने वीडियो में कहता हूँ, देखिए हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। अक्सर मैं अपने वीडियो में कहता हूँ कि अगर किसी चीज़ का एक और नाम है तो उसको भी अपने डायरी में नोट करते चलिए। शुरुआत में ही बोला था कि एक डायरी बनाएंगे आप तो उसको नोट करते चलेंगे। जैसे पैरासिटिक जो फूड चेन है उसको सेप्रोफिटिक इकोसिस्टम का फूड चेन भी माना जाता है। तो 2 चीज़ हो गई, एक ही, समझिएगा। उसी तरह बी होराइजन को हम सब सॉइल जोन भी कहते हैं। क्यों बी होराइजन की बात यहाँ पे आई? क्योंकि एक्यूमुलेट करने की टेंडेंसी इसमें बहुत होती है। जब भी सैनिटरी लैंड फिलिंग होती है सॉलिड वेस्ट डंपिंग की मैनेजमेंट के दौरान, तो सैनिटरी लैंडफिल किया जाता है। सैनिटरी लैंडफिल अगर नहीं होगा, इनसिक्योर लैंड फिलिंग होगा, तो भी उसमें लीचेट आ जाता है। अब लीचेट क्या है? दे आर मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस इन सॉइल। सारे के सारे पोल्यूटेंट जो परकोलेट होकर ए होराइजन से, ई होराइजन से नीचे आते हैं, वो जिस पॉइंट पर इकट्ठा होते हैं उसको हम बी होराइजन कहते हैं या बी जोन कहते हैं। सॉइल प्रोफाइल में देखेंगे बी जोन सबसे नीचे है। अब बी जोन कॉम्पैक्ट भी है, ऐसा नहीं कि बी जोन बहुत हल्का है कि आप वहाँ पहुँच गए, वो बहुत कॉम्पैक्ट भी है। बट उसकी कॉम्पैक्टेंसी डिपेंड करती है ऑन द सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल टाइप and the location of soil where it is exist in the all layers of so ये longitude and latitude of my earth। ये भी ध्यान रखने की बात है। सॉइल कहाँ है, कौन सा सॉइल टाइप है, और किस लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड पर वो एग्जिस्ट करता है। देखिए ये साइंटिस्ट बी का सवाल और IIT ने सेट किया है तो बहुत डीप में पूछेगा। हल्का क्वेश्चन देखने में लगेगा परंतु क्वेश्चन डीप से उठता है, और यही खूबसूरती है इस पेपर की।
दूसरे क्वेश्चन को आप देखिए। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, बी होराइजन को में ही एक्यूमुलेट होता है, ये जान लीजिएगा। सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेशन की टेंडेंसी बी होराइजन में होती है, ठीक। उसके बाद से और बी होराइजन को क्या कहते हैं, सब सॉइल जोन। फिर आइए दूसरा क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन टेक्निक। अब देखिए इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, टिश्यू कल्चर तीनों लिख रखा है, ठीक है। अब गौर करने की बात यह है कि इसमें दो आंसर हैं जो कि बहुत करेक्ट हैं। D1 को आप गौर से देखिए, ऑल रिक्वायर्ड अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट एट लार्ज स्पेस। बात तो सही है, अलास्का में क्रायो प्रिजर्वेशन जो हो रहा है लार्ज स्पेस में हो रहा है। परंतु आप इसमें गौर करिए, ये सारी की सारी टेक्निक ex-situ कंजर्वेशन में जीन पूल मैनेजमेंट के अंतर्गत आती है। अब सवाल ऐसे भी बन सकता है, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये जो है आपका किस में आते हैं, तो ये इन सीटू कंजर्वेशन मेथड में आते हैं। ex-situ में आपका आएगा, मतलब ex-situ इज़ द बैड कंजर्वेशन टेक्निक। अगर हम बात करें कंजर्वेशन की तो सबसे ख़राब तरीका है ex-situ कंजर्वेशन, क्योंकि इसमें हैबिटेट से हम उस ऑर्गेनिज्म को हटा देते हैं, और जब स्पीसीज उस हैबिटेट से हटता है तो एक्लमेटाइजेशन में जनसंख्या उसकी ख़त्म हो जाती है। जैसे अभी अफ्रीका से आप ले आए हैं पकड़ के, तो वो मर रहे हैं क्योंकि वो अफ्रीका के क्लाइमेट में एक्लमेटाइज है, और इतने धुरंधर लोग वहाँ लगे हैं, परंतु एक सिंपल फंडामेंटल चीज़ उनको नहीं मालूम कि एक्लमेटाइजेशन होता। अब चूंकि वो पर्यावरण पढ़े नहीं हैं, समस्या उनके लिए ये है कि अगर वो इन्वायरमेंटल साइंस पढ़े होते तो उस फिनोमिना को समझते, पढ़े हैं नहीं, उससे कोई सरोकार नहीं है उनका। तो जब सरोकार ही नहीं है तो फिर स्पीसीज पे स्पीसीज आएंगे, पैसा खर्चा होगा और बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होगा, करोड़ों रुपए बह रहे हैं वहाँ पानी की तरह, फिर लेकर आएंगे, फिर मरेंगे, क्योंकि हम एक्लमेटाइजेशन पे ध्यान नहीं दे रहे। स्पीसीज एक्लमेटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। एक आपको बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल मैंने बताया था अपने वीडियोज़ में, जिसमें ट्रेवलर मेडागास्कर एक पौधे की बात की गई। वो मेडागास्कर का पौधा है जिसको इंडिया में लोग ने लगा रखा है, और मैंने इस पौधे को देखा है आपका महारानी लाल कुंवर बलरामपुर डिग्री कॉलेज में लगा हुआ है, और ये कहीं एक्लमेटाइज नहीं कर पाया, पर वहाँ के सॉइल में एक्लमेटाइज कर गया। केले के पत्ते जैसा दिखता है, पर केले का पेड़ ये नहीं है। इसका नाम है ट्रेवलर मेडागास्कर। तो एक्लमेटाइजेशन इज़ द बेस्ट, इसीलिए ex-situ कंजर्वेशन को हम उतना सीरियसली नहीं मानते हैं कि अच्छा है प्रैक्टिकली। और बाकी जब हमारे पास आ जाएगा कि जान ही बचाना है तो हमको तो लेना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन में ये रहता, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की जगह पर हम रख देते जू या बॉटनिकल गार्डन, तो भी वो ex-situ कंजर्वेशन में आता। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर सी क्यों बना, क्योंकि ये सारे के सारे जीन पूल में आते हैं और जीन पूल ex-situ कंजर्वेशन में आता है। आंसर क्यों है इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। आंसर ये क्यों है, अगर आपने कोई आंसर दिया तो वो क्यों उसका आंसर है उसको आपको जानना चाहिए। मुख्य उद्देश्य इस वीडियो का यही है। फिर इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन पूछता है, केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक मटेरियल इज मोस्ट इफेक्टिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब केमिकल वेदरिंग है, दिमाग में सीधा सीधा आना चाहिए। बायोलॉजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग, रॉक के तीन मुख्य प्रोसेस हैं वेदरिंग के। केमिकल वेदरिंग कहाँ होगा, केमिकल वेदरिंग कहाँ होगा और कहाँ सबसे ज़्यादा होगा, जहाँ बारिश होगी, सीधी सी बात। ह्यूमिड रीजन में अबंडेंट रेनफॉल का जो क्षेत्र इसमें बना वो वेस्टर्न घाट है। अब इसमें मान लीजिए कि मानसीराम लिखा होता, तब क्या करते, चर्चा कीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन पर आइए। मानसीराम पहले चेरापूंजी था सबसे ज़्यादा बारिश होने का इलाका इंडिया में, अब वो शिफ्ट हो गया ना क्लाइमेट आपका, तो वो मानसीराम चला गया। मानसीराम उसी से थोड़ा आगे।
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोल्ड टाइप हैज़ हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। अब कैलोरीफिक वैल्यू की बात कर दिया। अब कैलोरीफिक वैल्यू हाईएस्ट उसी में होगा जिसमें बढ़िया कार्बोनेशियस कंटेंट होगा, कार्बन कंटेंट होगा। तो जाहिर सी बात है एंथ्रासाइट में, और सबसे घटिया क्वालिटी का होगा लिग्नाइट में। ठीक, पीट का नाम दिया है। पीट के बारे में एक चीज़ आपको बता दें, पीट जो है वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के दौरान अपना एक बहुत बड़ा क्रूशियल रोल अदा करता है। देखिए प्रकृति में कोई भी चीज़ कबाड़ नहीं बनाया है, इसीलिए प्रकृति कहीं पोल्यूटेड नहीं है। कबाड़ ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, इसीलिए ह्यूमन बीइंग पोल्यूटेंट की कैटेगरी में आता है। एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि सर होमो सैपियंस एक ही क्यों है। एक स्टूडेंट ने पूछा, वो बहुत ब्रिलियंट भी है पढ़ने में, उसने पूछा कि होमो सैपियंस एक ही क्यों है। सैपियंस तो समझ में आ गया, और होमो एक ही क्यों स्पीसीज में आ रहा है, क्योंकि पूरे धरती पर ह्यूमन एक ही है। और होमो सैपियंस का जो शाब्दिक मतलब है उसको मतलब कहते हैं वाइज मैन, परंतु ये क्या एनफ वाइज हैं कि सरवाइव कर पाएँ इस प्लेनेट पर लॉन्ग टर्म के लिए, ये भी चर्चा का विषय हमारे लोगों के बनता है। क्योंकि हम इन्वायरमेंट वाले हैं और हमको हर पहलू पे स्वतंत्रता है, क्षेत्रवाद पर, जातिवाद पर, उसके बाद से राष्ट्रवाद, उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीयवाद मुद्दे। पर्यावरण एक इलाके का नहीं न है। हम लोग ऐसे हैं जो कोई दुनिया की बाउंड्री नहीं रोकती हम लोग को, हर चीज़ पर अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं। तो हमको ये सोचना होगा कि क्या हम इनफ वाइज हैं। बहुत लोग कहते हैं कि सर आप उसमें बात बहुत करते हैं, पर मुद्दा है, पर्यावरण है, तो मैं बोलूँगा। क्वेश्चन नंबर आप 5 को गौर करिए। बहुत ही इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का मैंने वीडियो डाल रखा है, उसमें ये चीज़ है। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में क्वेश्चन देखिए, लिखता है कि अ व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। अरे व्हीकल नहीं, वो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री हो, इसको अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए। अगर EMS लिखा है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसका मुख्य उद्देश्य ही है, एम आप पढ़ेंगे तो मुख्य एम ही है डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट। यही उसका मेजर प्रिंसिपल पर निर्भर करता है। और ओवरऑल डेवलपमेंटल प्रोसेस इंक्लूड यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेस को भी इसने इंक्लूड किया है, फॉलोड बाय क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ द कंपनी, पूरा कंपनी के बारे में। दैट्स व्हाई आंसर सी इज एब्सोल्युटली राइट हियर। हम मैन्युफैक्चरिंग को तो देख रहे हैं, परंतु यहाँ गौर करने की बात है कि हम क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, और हमारा परफॉर्मेंस, इसीलिए परफॉर्मेंस और इम्प्रूवमेंट दोनों उसमें लिख दिया, तो सही आंसर बनेगा सी। क्योंकि यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों ही जो है EMS में होती है। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें होती है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड एलिमेंट विथ देयर टॉक्सिक इफेक्ट। आप देख लीजिएगा, जिसको पेपर ये चाहिए होगा बताइएगा, हम भेज देंगे कहीं एलिमेंट टॉक्सिक इफेक्ट। अब यहाँ पर एलिमेंट की टॉक्सिक इफेक्ट की डायरेक्ट बात की गई है, ठीक है, एलिमेंट के टॉक्सिसिटी की डायरेक्ट बात की गई है। तो डायरेक्ट रिलेशन में आएगा पैन, जिसमें हाइपोक्सीमिया हो रहा है। अब देखिए यहाँ दो चीज़ें हैं, हाइपोक्सिया और हाइपोक्सीमिया, दो हैं, दोनों खतरनाक हैं। अब खतरे को आप भांपिए। अगर हाइपोक्सीमिया लिखा है तो परऑक्सिल एस्टिक नाइट्राइट्स के कारण हो रहा है, पैन के कारण हो रहा है। पैन कैसे बनता? ओजोन के प्रेजेंस में बनता, ठीक है, इसमें एरोसॉल से इन्वॉल्व होते हैं। पैन इज जस्ट लाइक अ कॉकटेल, जैसे कॉकटेल है, माने कई केमिकल का समूह बनाता है। परंतु आप देखिए, जब पैन आपके शरीर में जाएगा
तो डायरेक्ट सिम्टोमेटिक इम्पैक्ट जो आपको देखने को मिलेगा पेन के कारण, वह इम्पैक्ट आपको, जिसको हम प्राइमरी भी कहते हैं सिम्टम, इसमें आपको सांस में हैवी ब्रीदिंग, जैसे आप ट्रैफिक से आए, हैवी ब्रीदिंग हो रही है, सांस भारी चल रही है, या वोमिट जैसा लग रहा है, यू आर इम्पैक्टेड विथ पेन। और यहाँ पर जो कंडीशन है वो हाइपोक्सीमिया है, इसमें ऑक्सीजन लेवल पूरे ब्लड में कम होता है। अब यही ऑक्सीजन लेवल मान लीजिए कि आपके सेल या टिश्यू में मान लीजिए कि कम होने लगे, देन द सिचुएशन इज नोन एज हाइपोक्सिया। शब्द का अंतर है थोड़ा सा। उम्मीद कर रहा हूँ मज़ा आएगा। लाइक वेक कर देना भाई। 7th क्वेश्चन को गौर करो। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप तो पढ़ ही ले रहे होंगे, ठीक है। आप देखिए इसको। 7th क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है, गौर करिएगा, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट अक्सर क्वेश्चन के ही अंदर उसके आंसर छुपे होते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है पूरे दुनिया में, पूरी किताब पढ़ो। अगर आप 1000 ऑब्जेक्टिव पढ़कर गए, फेल होना है 100%। और मेरा ये मानना है देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर हैप्पीनेस। सीधे लिख दिया ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। अब ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट क्या है, और सीवेज के ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जानते ही हैं आप, डिग्रेड होंगे बाय माइक्रोब्स, और वो डीप ओशन वाटर में मिलने वाले नेक्टॉन स्पीसीज, बेंथोस स्पीसीज आएंगे, ठीक है। और दूसरा डिस्पर्सन की बात किया तो जो डीप ओशन वाटर है उसमें करंट्स तेज होते हैं। फ्रॉम इक्वेटर टू पोलवर्ड जब बढ़ेंगे तो करंट घटेगा, पर पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे तो करंट बढ़ेगा, चाहे नॉर्थ हेमिस्फीयर में आए चाहे साउथ हेमिस्फीयर में आए। पर जब साउथ हेमिस्फीयर से इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगे तो करंट तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि साउथ हेमिस्फीयर में ज़्यादातर पानी है, और नॉर्थ हेमिस्फीयर में जब बढ़ेंगे तो स्लोली बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जो है हेट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर है, ठीक है। इसीलिए नॉर्थ हेमिस्फीयर को टेरेस्ट्रियल हेमिस्फीयर भी कहा जाता है, और साउथ हेमिस्फीयर को एक्वेटिक हेमिस्फीयर भी कहा जाता है। मज़ा आ रहा होगा, समझ रहे हैं। ये बता रहा है कि जो है प्रकाश सर आजकल जियो साइंस पढ़ा रहे हैं क्लास में। आइए फिर चलते हैं। तो डीप ओशन वाटर में डिस्पर्सन के लिए करंट रिस्पॉन्सिबल, और उसका जो कंजम्पशन हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, उसके लिए नेक्टॉन्स और बेंथोस रिस्पॉन्सिबल। और एक चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, डीप वाटर ओशन में जब जाएंगे जैसे जैसे नीचे, तो प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम जो कंडीशन है वो फैकल्टेटिव क्रिएट हो रही हैं, एनारोबिक एरोबिक दोनों मिलेगा, परंतु वहाँ पर जो डिग्रेडेशन है उसमें प्रेशर का भी रोल है, टेम्परेचर का भी रोल है। समुद्र में जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे टेम्परेचर घटेगा। अब बड़े प्रेशर में घटा टेम्परेचर के दौरान सीवेज ऑर्गेनिक सब्सटेंस ब्रेकडाउन हो जाएंगे, और वहाँ जितने भी स्पीशीज़ पाए जाएंगे वो इनको सोल सोर्स ऑफ कार्बन कंज्यूम कर लेंगे, क्योंकि मेजर डाइट जो प्लान है बेंथोस और नेटॉस का, वो यही ऑर्गेनिक्स हैं। अब 8th पॉइंट पर आए। क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज प्रॉपरली मैच्ड। अब देखिए सी को रखा है, सी में एक घुमावदार क्वेश्चन है, फिजिकल भी रख दिया, केमिकल भी रख दिया। अब भाई टर्सरी ट्रीटमेंट इज केमिकल ट्रीटमेंट, बट वाई देयर इज फिजिकल, बिकॉज वी आर यूजिंग रिवर्स ऑस्मोसिस। हम वहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ओजोनाइजेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये फिजिकल कंपोनेंट को रिमूव करने के लिए है। जो एनारोबिक एक्टिवेटेड स्लश ट्रीटमेंट, जो कि आपका जैसे प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम फिजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का वीडियो पड़ा है, मैं बता रहा हूँ 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा अगर जिसने ये पूरा मेरे चैनल का वीडियो देखा होगा। मैं प्रमोट नहीं करता यार, मैं मोनेटाइजेशन मैंने ऑफ रखी है, परंतु डेडिकेशन में के कारण मैं बोल रहा हूँ। फिजिकल ट्रीटमेंट को हम प्राइमरी ट्रीटमेंट भी कहते हैं, ठीक।
सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बायोलॉजिकल? क्योंकि उसमें एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। टर्सरी ट्रीटमेंट को हम केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, पर यहाँ फिजिकल भी बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर रिमूव कर रहे हैं उन बैक्टीरियल स्पीशीज़ को जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद भी जिंदा है। तो उसमें हम फिजिकल इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस और उसके बाद से आपका ओजोनाइजेशन। तो इस टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको फिजिकल इसमें लिखते हैं। पानी पी रहा था। फिर 9th क्वेश्चन को देखिए, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का वीडियो पड़ा है। देखिए आप क्वेश्चन को कैसे घुमाते हैं। आप देखिए कि लिखता है इन्वेंट्री एनालिसिस, सी लिखा है इम्पैक्ट असेसमेंट और डी लिखा है इम्प्रूवमेंट असेसमेंट। बस यहीं पर EIS हो जाएगा, यहीं पर EIS लग जाएगा। स्टेटमेंट इज द रिकॉर्ड ऑफ असेसमेंट। सीधा स्टेजेस को अगर हम देख रहे हैं, खाली आप स्टेजेस देखिए, इनिशिएशन स्टेज, इन्वेंट्री एनालिसिस स्टेज, इम्पैक्ट असेसमेंट स्टेज, इम्प्रूवमेंट असेसमेंट स्टेज, सीधा आंसर बना है EIS। EIA क्यों नहीं बना? क्योंकि इसमें पार्टिसिपेटरी से शुरू हो रहे हैं। आप उसमें वीडियो है, आप इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे तो जब हमारे चैनल के, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आप इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का प्लेलिस्ट क्लिक करिए, आपको पूरा मिल जाएगा, पूरा का पूरा EIS मिल जाएगा। तो समझ रहे हैं? असेसमेंट की बात हो गई, इन्वेंट्री के असेसमेंट की, इम्पैक्ट के असेसमेंट की, हो गया स्टेटमेंट तैयार। यही EIS है। बहुत मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत मैं सरलता से बहुत डीप में जाऊँ। हालांकि ये पेपर IITs ने सेट किया है और वाकई में पेपर है ये अच्छा। इन कंपेरिजन टू UGC नेट आई फाउंड दिस पेपर इज बेस्ट वन। मैं 2011 से 2020 तक का, 21 तक का, कोरोना काल तक का, 21 तक का मैंने जो है UGC नेट का पेपर सारा सॉल्व कर दिया, ऐसे ही इसी तर्ज पे, परंतु उसका वीडियो नहीं बनाया, इसी तर्ज पे मैंने सॉल्व कर दिया। और उतने पेपर को मैं देख रहा हूँ, उससे ये अलग लगा और बहुत अच्छा लग रहा है, डेप्थ में भी है। और इसने 3 लेयर बना रखे हैं, उस लेयर्स के हिसाब से उन्होंने पेपर दे रखा है। भाई IIT छांटेगी तो बढ़िया छांटेगी। 10वां क्वेश्चन कहता है लियोपर्ड इंटरेक्शन मैट्रिक्स। अब देखिए, हमने बात कर दिया लियोपर्ड मैट्रिक्स मेथड की, और लियोपर्ड मैट्रिक्स मेथड इकोलॉजिकल EIA टूल का एक वीडियो पड़ा है, इसमें देखिएगा, उसी वाले मैनेजमेंट में लियोपर्ड मैट्रिक्स मेथड की जब हम बात करते हैं तो उसमें आ जाता है मैग्नीट्यूड भी और इम्पोर्टेंस भी, और वो 2 डायमेंशनल है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता है, दैट्स वाई इट इज कॉन्ट्रैक्टेबल एंड एक्सपेंडेबल। दोनों ही तरीके, वो 2 डायमेंशनल है, वो क्वांटिटेटिव असेसमेंट कर रहा है, और किस में कर रहा है, उसके 2 एक्सिस हैं, एक मैग्नीट्यूड बता रहा है, एक इम्पोर्टेंस बता रहा है। किसका? इन्वेंट्री का इम्पोर्टेंस। तो ये बॉक्स में है और ये एक्सपेंडेबल हो जाता है, एक्सपेंडेबल डिज़ाइन इसकी है। इसीलिए लियोपर्ड मैट्रिक्स सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला मॉडल है। फिर इसके बाद आइए 11th क्वेश्चन पर, जिसमें अल्फ़ा डाइवर्सिटी रिप्रेजेंटेशन की बात कर दी। आप देखिए कितना मज़ेदार, बायोडाइवर्सिटी का वीडियो पड़ा इकोलॉजी वाले में। मैं इसके 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ। अब मैं अपने हिसाब से देख रहा हूँ कि डिस्कस करके हम कितना देर तक इस वीडियो को बनाते हैं, उसी हिसाब से, नहीं तो हो सकता हो कि नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन आ जाए, पर मैं कोशिश करूँगा कि कम 3 रहे। कम क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन बढ़िया होता है, ज़्यादा क्वेश्चन में बस हम पास करते जाते हैं, पासिंग पार्सल। अल्फा डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट स्पीशीज रिचनेस एंड इवननेस इन इकोसिस्टम। व्हाई दिस आंसर इज राइट? क्यों नहीं रिचनेस एंड डोमिनेंस की बात की गई? स्पीशीज इवननेस भी बोल सकते थे, वो भी सही था, पर मोस्ट एक्यूरेट आंसर इज
स्पीसीज रिचनेस एंड इवननेस इन इकोसिस्टम। अल्फा डाइवर्सिटी, अल्फा बीटा गामा, ये एक स्पेशियल रिप्रेजेंटेशन है, स्पेशियल रिप्रेजेंटेशन, स्पेशल नहीं बोल रहा हूँ, स्पेशियल बोल रहा हूँ, स्पेशियल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे यूनिट्स, पानी को हम लीटर में तौलते हैं, बर्फ़ को हम केजी में तौलेंगे, आलू को हम केजी में तौलेंगे, केसर को हम तोला, सोना जिसमें तौलते हैं, ऑन्स में तोला जाता है, छोटे छोटे बहुत इकाई है तौलने की। तो यूनिट्स हैं, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, अल्फा बीटा गामा, ये यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है फॉर बायोडाइवर्सिटी। अब इसमें स्पीसीज रिचनेस मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज, इवननेस को ऐड कर दिया। इवननेस को जैसे ही आप ऐड करेंगे वो स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम को दर्शाता है। दैट्स वाई यहाँ पर अल्फा डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट स्पीसीज रिचनेस एंड इवननेस। रिचनेस मीन्स नंबर एंड इवननेस मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। बोथ आर रिप्रेजेंटेड बाई अल्फा डाइवर्सिटी। फिर उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर, जिसमें पूछता है कि कौन सा एरिया ब्रीडिंग एंड स्वैम्प ग्राउंड जोन है फॉर मेराइन। तो इसमें 4 दिए गए हैं, जिसमें से CRZ1 सही है। कोस्टल जो आपका रेगुलेटरी जोन है 1। एक्चुअली में हमारे जो कोस्टल के कानून हैं उसकी तो धज्जियाँ उड़ा दी गई लोगों ने। ये CRZ जो है ये 1991 में बना था बाई MOEF एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत ये काम करता है। ये 2011 में बना था और 18 में इसको 2011 में इसको 1991 में बना था, 2011 में मॉडिफाई किया गया था और 2018 में इसमें फिर एक नोटिफिकेशन डाला और उस नोटिफिकेशन के बाद इसका जो है धज्जी तोड़ दिए ये लोग। माने ये कहते हैं ना कि इसको आप ऑप्शंस दे रहे हो और मोर रिलायबल ऑप्शन दे रहे हो और उस पर से उंगलियों से इशारा कर रहे हो कि पुट द दिस इज़ द राइट वन, दिस इज़ द राइट वन। जैसे मान लीजिए कि आप चीटिंग कराना उसको कहते हैं। हम इन्वायरमेंट से चीटिंग कर रहे हैं, नतीजा हमको इन्वायरमेंट ऐसा करेगा ना कि हम उदाहरण देने लायक नहीं बचेंगे। अब देखिए यहाँ पर समझिए आप CRZ क्या है। हालांकि आप तो यहाँ तक पहुँचे तो मीन्स कोस्टल जोन पढ़े होंगे। अब CRZ1 क्या है। CRZ1 रिप्रेजेंट करता है इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया को। इसीलिए सारे इकोलॉजिकल एक्टिविटी, मैनग्रोव, कोरल रीफ, बायोस्फीयर रिजर्व, मैरीन रिजर्व, ये सब CRZ में बन रहा है, होता है। दूसरा जो जोन आता है CR2 क्या है। CRZ2 इसको भी समझ लीजिए लगे हाथों। ये शोर लाइन है जहाँ पे विलेज और टाउन ऑन बन जाता है। फिर इसके बाद से CRZ3 आता है जो रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड एरिया होता है। एज पर द रिक्वायरमेंट वहाँ पर एक्टिविटी हो सकती है। रिलेटिवली शब्द का इस्तेमाल किया हूँ यहाँ। मैं बहुत हल्का समझा रहा हूँ, बहुत डीप में है। अगर हम CR पे एक वीडियो बनाए ना तो कम से कम वो 2 घंटे का वीडियो बनेगा। तो इसमें जो है CRZ जो 3 है वो रिलेटिवली अनडिस्टर्ब एरिया में आएगा। अब CRZ4 क्या है। ये लोकल कम्युनिटी के द्वारा जो फिशिंग जोन है उसको हम कहते हैं। अब ये CRZ टोटल हाई टाइड और लो टाइड के टाइम के बीच का एरिया होता है, 500 मीटर मैक्सिमम। ठीक है। तो सेंसिटिव इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन CRZ1 में आंसर इसका आएगा। 13th क्वेश्चन, प्रोटो कॉर्पोरेशन। फंसाया क्वेश्चन इसने बहुतों को फंसाया होगा। प्रोटो कॉर्पोरेशन इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ 2 स्पीसीज वेयर। अब देखिए बी भी सही है और सी एकदम सही लग रहा है, परंतु बी इज द बेस्ट वन। इंटरेक्शन इज फेवरेबल टू बोथ बट नॉट ऑब्लिगेटरी। अब अगर इसमें एक लाइन वो लिख देता फैकल्टेटिव, फंस जाते बहुत लोग, अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। नॉट ऑब्लिगेटरी
बट फैकल्टेटिव है यहाँ। इंटरेक्शन जो है प्रोटो कॉर्पोरेशन में वो फेवरेबल है दोनों के लिए। जैसे पेड़ ग्रो कर रहा है, ठीक है, पौधा ग्रो कर रहा है, तो उसके लिए सॉयल है। अब सॉयल में मौजूद माइक्रोब्स उसके लिए न्यूट्रिशन बना रहे हैं, सॉयल को रिच कर रहे हैं, वो सब अपना अलग काम कर रहे हैं, परंतु उस पौधे पर कोई खास इम्पैक्ट उसका डिस्ट्रक्टिव निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, न पौधे से उसको कोई निगेटिव इम्पैक्ट है। फैकल्टेटिव रिलेशन है इसमें। अगर ये क्वेश्चन और घुमाना चाहते तो इसमें लिख देते खाली एक लाइन, इंटरेक्शन इज फेवरेबल टू बोथ बट की जगह पर फैकल्टेटिव लगा देते हैं। इंटरेक्शन इज फेवरेबल टू बोथ एज फैकल्टेटिव। क्वेश्चन और घूम जाता, बहुत बुरा घूम जाता। अब प्रोटो कॉर्पोरेशन इंटरेक्शन के वीडियो मैंने बताया प्रोटो कॉर्पोरेशन क्या है, आपका म्यूचुअलिज्म क्या है, ये सारा ब्रीफ इकोलॉजी में कर दिया मैंने। मैं देख रहा था 100 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन में पूरे के पूरे फंसे हैं उससे मैक्सिमम। जो हम ऐसे कहानी भी बताते हैं ना तो उसमें भी उसका क्वेश्चन रहता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि टर्म बेंथोस रिफर्स टू द कम्युनिटी विच ग्रो। अब देखिए सबमर्ज्ड प्लांट, सबमर्ज वुडी रूट्स, दो चीज़ आप देख लीजिए पहले ही। सबमर्ज्ड प्लांट और सबमर्ज वुडी रूट्स, समुद्र के नीचे जो पाए जाए स्पेसीज वो भी आ जाएंगे, प्लांट भी और ये भी, परंतु यहाँ पर अम्ब्रेला टर्म का इस्तेमाल हो रहा है बेंथोस। तो बेंथोस मतलब कि अटैच टू द बॉटम ऑफ द बॉडी, वाटर बॉडी के बॉटम से अटैच हो, तो उसको हम कहेंगे बेंथोस। बेंथोस एक ग्रीक शब्द है, आप पढ़िएगा इसके बारे में। बेंथोस एक ग्रीक शब्द है और उस ग्रीक शब्द का मतलब ही है कि स्पेसीज अटैच टू द वाटर बॉडी। इसके अलग अलग क्लासिफिकेशन भी दिए गए हैं, इसके बेंथोस के क्लासिफिकेशन भी हैं। इसमें एक को शायद माइकोबेंथोस कहते हैं। माइकोबेंथोस जो होता है वो फंडामेंटली जो है उसकी साइज़ जो है वो 0.1 से 1 mm के बीच में होता है, और जिसमें नेमाटोड्स, सीपोड्स और पॉलीसीपोड्स और जो है पॉलीचेट्स आते हैं, पॉलीचेट्स। और जो दूसरा है इसमें स्पेसीज वो आपका माइक्रोबेंथोस की कैटेगरी में आता है। माइक्रोबेंथोस जो होता है उसमें जो स्पेसीज की साइज़ होती है समवट 0.1 mm से कम होती है, और इसमें बेसिकली आपका डायटम्स आ जाते हैं और सीलिएट्स, फ्लिजला और एमीबा, इस तरह के स्पीशीज आते हैं। कहीं कहीं पर इसको दो तरीके से और बांटे हैं, मैंने इसको कहीं पढ़ा था, इपीफना और इनफना में। इपीफना मतलब कि वो उसके सरफेस से अटैच हो सबस्ट्रेट, और इनफना मतलब कि वो उसके अंदर हो, स्पीशीज़ के अंदर अटैच हो। जैसे अक्सर आप जो देखेंगे कि मछलियों, जो डीप सी मछलियाँ होती हैं उसमें आपको प्रोटोजोआन्स दिखेंगे बड़ी बड़ी मछलियों में, वो उसके सरफेस से अटैच होते हैं। कुछ होते हैं उसके गट में पाए जाते हैं, तो ये इन आपका इपीफना और इनफना में आते हैं, फौना में। तो यहाँ पर अटैच विद द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी, बेंथोस, बेंथोस शब्द का ही मतलब है, शब्द का ही मतलब है। और यहाँ पे पूरा अम्ब्रेला टर्म यूज किया है, नहीं तो आंसर तो सभी सही लग रहे हैं उसके। फिर अरे घुमाया है क्वेश्चन, इसीलिए इसको परीक्षा कहते हैं। परीक्षा मतलब दूसरे की इच्छा, आपकी इच्छा से नहीं आता है। 15वां क्वेश्चन को आप देखिए, द प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुल establishment of species in a new area as a result of adjustment, ध्यान रखिएगा, with the existing condition। अभी हम कुछ मिनट पहले आपको एक्लमेटाइजेशन की बात कर रहे थे, वो जो लेपर्ड लेकर आ रहे हैं अफ्रीका से और जो मर जा रहे हैं, वो अगर वो सरवाइव कर गए
इसैसिस कंडीशन लगता है। इसैसिस मतलब ही होता है ये कि एक्लेमेटाइज टू द एग्जिस्टिंग कंडीशन। सोलहवां क्वेश्चन को देखिए, घुमाने के लिए क्या किया है। लिखते हैं कि स्टोर्ड ऑर्गेनिक मैटर इन अ प्लांट टिश्यू दैट एक्सट्रैक्ट टू इट्स रिस्पायरेटरी नीड बाय द ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेजरमेंट। अब वो रिस्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है से कोई मतलब नहीं उतना। आप इसमें पहला लाइन को पढ़िए और सीधे आखिरी लाइन को पढ़िए। पहला लाइन कहता है रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जो दर से ऑर्गेनिक मैटर उसमें स्टोर है ड्यूरिंग मेजरमेंट पीरियड, तो नेट हो गया, और ओवरऑल की बात करते तो ग्रास हो जाता है, और सेकेंडरी लेवल पर जाके कंज्यूम होता तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी आ जाती, सेकेंडरी कंज्यूमर में स्टोर होता था। देख रहे हैं। और ये टोटल डेफिनेशन स्टैंडिंग क्रॉप का है इकोलॉजी में। प्रोडक्टिविटी का पिरामिड बनाया था जिसमें बताया हूँ, उसी में इसको है। फिर 17th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। लैक ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब जीन लेवल पर विविधताएं अगर नहीं होंगी तो क्या होगा, इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी ऑफ प्लांट डिजीज, प्लांट में बीमारी फैलने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाएंगी। कितना बड़ा बात कह दिया, कितना छोटा सा क्वेश्चन में। इसीलिए क्रॉप रोटेशन जरूरी है, इसीलिए खेतों के मेढ़ों पर डलवर्गिया सीसो, सोरिया रोबस्टा, अर्जडाइन इंडिका का पौधा लगाना जरूरी है। ये एक जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया है। ये सब इन्वायरमेंट का पार्ट है, कोई ऐसा विज्ञान नहीं जो इसमें है नहीं। बशर्ते इसको आप पढ़ें, डीप में जाएंगे तभी इसको आपका बेनिफिट भी है। IIT तक में है तो इसका बेनिफिट डीप में ही है। हल्का फुल्का पढ़ेंगे तो हल्का फुल्का घूमेंगे। 100% प्लेसमेंट होता है इस सब्जेक्ट का, 100%, बशर्ते आपको पढ़ना होगा। हिंदी लेके आदमी पढ़ के IAS हो गया, MBA करके घूम रहा है, और प्राइमरी के गेट पे लिखा रहता है शिक्षार्थ IAS से वार जाइए। दुनिया की कोई शिक्षा जो है आपको नौकरी का गारंटी नहीं देती, हम देते हैं, बशर्ते आपको पढ़ना पड़ेगा। भागेंगे अपने करियर से तो नहीं होगा, इसमें बहुत स्कोप, बहुत। आप 19वें को गौर से देखिए, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है। पहला जो सिटी लिखा है वही आंसर ही है। सिटी जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टी के साथ अब इसको अटैच कर दिया गया है। ये सिटी डिजाइन किया गया था, इसका फुल फॉर्म है, देखिए मुझे याद आ जाएगा, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वर्ल्ड फ्लोरा एंड फौना। अब इसको कोप में ऐड किया। अभी ये बीते 2022 में नेहरू जी के बर्थडे के दिन, देखो हम ऐसे ही याद करते, 14 नवंबर को शुरू हुआ था 2022 में। कंट्री का नाम नहीं याद आ रहा है। 2022 14 नवंबर 2022 से 25 नवंबर, हाँ 14 नवंबर से 25 नवंबर 2022 तक ये कॉन्फ्रेंस चला था। सिटी जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ पार्टीज़ में आ गया, कोप में, और 19th कोप सिटीज़ के लिए हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। 19th कोप फॉर सिटीज़। कोप कई ठो हैं पर एक कोप जो सिटी के लिए वो 19th सम्मेलन ये 2022 में हुआ। तो चूंकि रिसेंट है तो उठा लिए, रिसेंट है तो उठा लिए। जैसे मान लीजिए आप कोई पेपर भरे, उसका एग्ज़ाम होना है आपका दिसंबर में, तो जनवरी से सब करंट इशू पढ़ ला लिए, आपका निकल जाएगा फट से सारा करंट इशू। इसीलिए सारा इतिहास को हटाकर इन्वायरमेंट को धीरे धीरे सरकार इंट्रोड्यूस कर रही है हर जनरल नॉलेज के उसमें, क्योंकि इसका तो तोड़ ही नहीं है।
कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, अकबर बाबर बीरबल सबका कहानी बना के रखे हैं, उसी में से आना है, उससे ज़्यादा दाएं बाएं नहीं आएगा। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, करंट हिस्ट्री में उतने ही आना है जो है, फिक्स्ड है, सिलेबस फिक्स्ड है। पर इन्वायरमेंट का सिलेबस फिक्स्ड नहीं है। अभ्युदय में मैं पढ़ा रहा था सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स बच्चों को, इतना ब्रॉड है इन्वायरमेंट कि अगर मैं 365 दिन क्लास पढ़ाऊँ ना तो भी वो सिलेबस नहीं कंप्लीट होने वाला। कहीं से भी क्वेश्चन घूम घूम के आ जा रहा है और अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। चर्चा का विषय है ये। सिटीज़ पर क्वेश्चन दगेंगे आप, अगर सिविल भी दे रहे होंगे तो ध्यान रखिएगा सिटीज़ पर क्वेश्चन आएंगे। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ये डिज़ाइन किया गया सिटीज़। सिटी को समझ लीजिए, पूरे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो एनिमल की इलीगल हंटिंग और किलिंग होती है, पोचिंग होती है, उसमें ट्रांस बाउंड्री जो ट्रेड इन्वॉल्व है, उसके लिए ये 1963 में मेरे हिसाब से, आप देखिएगा एक बार गूगल पे, मैं गलत हो सकता हूँ अगर, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। कभी कभी टाइपिंग करते में भी एरर हो जाता है मुझसे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो नीचे है उसको ज़रूर देखिएगा। जैसे PIL में कई डेट्स गलत हैं तो उसको मैंने नीचे रख रखा है, ऑलरेडी उसको रख रखा है, तो उसको कंफ्यूज मत हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखें, तो उसमें डाल दूंगा। वैसे 1963 में ये आया था और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन था 75 में, वही स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद 1975 में ये इम्प्लीमेंट हो गया था। 1963 में डिज़ाइन हुआ था, 1975 में ये इम्प्लीमेंट हो गया था और डिज़ाइनिंग इसकी IUCN ने की है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर जो है आपका कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके थ्रू आया है। सिटीज़ भी बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको पढ़ना चाहिए। 19th, अब देखिए इकोटोन एज इफेक्ट का जो हम वीडियो डाले हैं उसी में का सारा ये सब फंडामेंटल चीज़ें आती हैं। क्वेश्चन है कि हायर नंबर ऑफ स्पीसीज इन इकोटोन कहाँ होंगे, एज पर होंगे। जितना ज़्यादा एज ओवरलैप करेगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज होंगे, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज होंगे स्पेसिएशन की संभावना उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, स्पेसिएशन की संभावनाएं उतनी ही बढ़िया होंगी जितना ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज होंगे। और सबसे नंबर ज़्यादा स्पीसीज होंगे दो सिस्टम इकोसिस्टम के ओवरलैपिंग पर, वहाँ पर स्पीसीज रिचनेस बहुत बढ़िया होता है। और अगर वही ओवरलैपिंग स्टेबिलिटी पर बढ़ जाए ना तो स्पीसीज इवननेस आ जाता है, और इवननेस आने का मतलब है इकोसिस्टम स्टेबल हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देखें। 20 अंटार्कटिक इकोसिस्टम के बारे में बात करता है। ये नया जुड़ा है, नई शिक्षा नीति में एनवायरनमेंट साइंस का जो सिलेबस मॉडिफाई हुआ है उसमें ही आया है। अंटार्कटिका के बारे में सबसे बढ़िया प्रोफेसर जसवंत सिंह सर हैं, अवध विश्वविद्यालय में वो पढ़ाते हैं। और एक है प्रोफेसर DK ओप्रेती सर, वो डिप्टी डायरेक्टर CD NBRI होकर वो लाइकनोलॉजिस्ट हैं, उनका अंटार्कटिका पे काम है। सबसे बेहतरीन पेटेंट्स भी हैं, उनके नाम के कई लाइकेंस भी हैं। तो उन दोनों गुरुजी के शिष्य हूँ मैं, तो दोनों गुरुजी ने मुझे पढ़ाया है। दोनों गुरुजी, इसके बारे में मैं नहीं जानता ज़्यादा, जितना बढ़िया वो एक्सप्लेन करते, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा। देखो इसमें प्लैंकटन, क्रिल, समझो इसको, प्लैंकटन, क्रिल, कार्निवोरस फाइटोप्लैंक्टन्स, स्क्विड, एलिफेंट सील और लास्ट में लेपर्ड सील है। अब देखो सील्स जो है वो शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी हैं, ठीक है, इसीलिए इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया। स्क्विड्स मछली हैं की प्रजाति है। फाइटोप्लैंक्टन्स को क्रिल कंज्यूम करता है। क्रिल जो है वो वेजिटेरियन है, परंतु क्रिल को कार्निवोरस फाइटोप्लैंक्टन्स कंज्यूम कर सकते हैं। वहाँ पे कार्निवोरस फाइटोप्लैंक्टन्स पाया। अंटार्कटिका में जो इकोसिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा अनटच्ड है, अभी इस पर रिसर्च और ज़्यादा चल रहे हैं, और जो रिसर्च हुए वो मेरे हिसाब से अभी बहुत उस पर वर्क करने का ज़रूरत है। तो ये B ऑप्शन इसका बनता है, क्योंकि वहाँ पर जो आपका पेंगुइन है
वो उसकी बात हम यहाँ पे कर नहीं रहे, क्योंकि हम एक फूड चेन को देख रहे हैं और अंटार्कटिक इकोसिस्टम में देख रहे हैं। और अंटार्कटिक इकोसिस्टम को हम एक लाइन में देखें अगर, तो सबसे बेहतरीन और सबसे सटीक ये बैठेगा। मैं इसको गूगल पे भी सर्च कर रहा था, आंसर को गूगल पे सर्च किया हूँ तो उसमें मुझे यही चीज़ मिली, और इत्तेफाकन इसके की में भी यही चीज़ मिली। जो आपका फाइटोप्लैंटन है और क्रिल है और कार्निवोरस, अब क्रिल स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही है शिकार के चक्कर में। क्रिल स्पीशीज़, स्क्विड मछलियाँ जो हैं ये एक्सटिंक्ट हो रही हैं। तो इससे वहाँ की जो डाइवर्सिटी है वो भी अब इम्पैक्ट में आ जा रही है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ जो है नाटक फैलाएगा। फिर आइए आप क्वेश्चन नंबर 21 पर, जिसमें मैच द कॉलम था। इकोस्फीयर बायोटिक कम्युनिटी ऐसे करके लिखा हुआ है, तो इको इसमें सही आंसर ए है। इकोस्फीयर को हम बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। इकोस्फीयर इज नोन एज बायोस्फीयर ऑल्सो, और बायोस्फीयर इज नोन एज इकोस्फीयर ऑल्सो। लिख लीजिएगा इसको, बायोस्फीयर जहाँ लिखे हो उसके आगे इकोस्फीयर लिख दीजिएगा। पॉपुलेशन की बात की जाए तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, एक ही तरह के स्पीसीज हो। अब इसमें एक टर्म है बायोकोजेनेसिस। अब बायोकोजेनेसिस क्या है? बायोकोजेनेसिस इकोसिस्टम का सबसे पहला शब्द था, जिसको आपका एक रशियन वैज्ञानिक थे, व्लादिमीर करके नाम है उनका, 1947 भारत की आज़ादी के साल में मिला। देखो मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, भारत की आज़ादी के साथ मिला था। इनका नाम था व्लादिमीर कुशेव करके है, क्योंकि वहाँ पर SU ऐसे करके कुछ साइलेंट होता है, तो कुशेव करके है। ही डिफाइन इट एन इंटरेक्शन बिटवीन बायोकोन्सिस प्लस हैबिटेट। उन्होंने बायोजियोकोजेनेसिस भी दिया, बायोकोजेनेसिस भी दिया। बायोकोजेनेसिस को उन्होंने डिफाइन किया कि ये एक तरह का इकोसिस्टम है। अब उनको तो इकोसिस्टम मालूम नहीं था, बायोटिक प्रोडक्ट के बारे में मालूम नहीं था, तो उन्होंने बायोटिक के लिए जो टर्म इस्तेमाल किया वो बायोकोजेनेसिस था। तो लिखा उन्होंने कि बायोकोजेनेसिस इंटरैक्ट विथ बायोटोप इज नोन एज बायोकोजेनेसिस। मतलब बायोटिक कम्युनिटी इंटरैक्ट विथ सराउंडिंग, बायोटिक कम्युनिटी इंटरैक्ट विथ सराउंडिंग इज नोन एज बायोकोजेनेसिस। और इसको उन्होंने ऐसे कहा कि शब्द को वो एक ही चीज़ बोल रहे थे, जो ओडम या टांसले ने 1935 में डिफ़ाइन किया। 1935 में जो टांसले डिफ़ाइन कर रहे हैं उसको उन्होंने एक नए शब्दावली में डिफ़ाइन किया। शब्दावली में उन्होंने यही बोला कि बायोजियोकोनेसिस जो है वो बायोकोनेसिस प्लस हैबिटेट से उसका इंटरेक्शन है। अब जो बायोकोनेसिस है वो उनके हिसाब से बायोटिक कम्युनिटी थी, तो इसीलिए ए वाला सही रहेगा। आंसर तो ए सही है, पर अब इसको मतलब समझ गए ना, बायोकोजेनेसिस मतलब बायोटिक हम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, और बायोकोजियोनेसिस मतलब होता है कि हम बायोटिक कम्युनिटी का इंटरेक्शन, रिलेशन किससे, उसके सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट से हम इंटरेक्ट करा रहे हैं। इसको फिजिकल इन्वायरमेंट को उस समय हम बायोटोप कहते थे, इसको ध्यान रखिएगा, फिजिकल इन्वायरमेंट को बायोटोप कहते थे। तो इस हिसाब से ये इंटरेक्शन मेथड जो है आपका सही बैठता है। अब इसमें मैंने क्या किया ना, मैं इसको देख रहा था तो उसमें मैंने देखा कि इकोसिस्टम का तो पहले ट्रांसले दिए थे, बस उसी समय याद आ गया कि इकोसिस्टम को बायोजियोकोनेसिस बोला। तो मैंने देखा कि ये जो आपका सी वाला है ये सेकंड से मैच खा रहा है, और सी जो है वो सेकंड से मैच सी वाले कॉलम में भी खा रहा है। परंतु जब हम सी को देखें और
का डी देखें तो कंसेप्ट जो है मुझे समझ में आने लगा, क्योंकि ऊपर का तो हमको मालूम था कि इकोस्फीयर को बायोस्फीयर कहते हैं, कंफ्यूजिंग हो रहा था, परंतु यहाँ से मुझे एकदम कंफर्म हो गया कि भाई इसका आंसर यही होना चाहिए। और फिर जब मैंने इसको गूगल पे देखा तो मैंने इसका आंसर यही पाया और यही उसके की में भी है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? 22 में देखिए थोड़ा इंजीनियरिंग है। गैसियस पोल्यूटेंट और पार्टिकुलेट कंटामिनेशन को एक साथ अलग करने के लिए कौन सी टेक्निक लगाएं? सबसे बेहतरीन टेक्निक। अब देखिए डायनेमिक प्रेसिपिटेटर भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, परंतु वेंचुरी स्क्रबर का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि वेंचुरी फ्लो मीटर का एक नियम है कि चौड़े मुंह से जब पानी को हम प्रेशराइज करके भेजते हैं और उसके मुंह को हम सकरा कर दें तो प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। इसके प्रेशर इंक्रीज करने से सॉलिड पार्टिकल डाइल्यूट होकर बाहर आ जाते हैं। गैसियस पार्टिकल भी होंगे, सॉलिड होंगे, सॉलिड और गैस पार्टिकल एक साथ फ्लो कर रहा है। अब आप एज्यूम करिए कि एक आपके पास वो है डॉट पेन है, डॉट पेन की रिफ़िल है और रिफ़िल में दूसरे डॉट पेन की रिफ़िल आगे से इंसर्ट कर दीजिए, तो ये बन गया आपका वेंचुरी। अब एक तरफ से आपने प्रेशर डाला और उस प्रेशर पॉइंट पर वो जाकर और ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगा, तो गैस जब कंप्रेस होगी पार्टिकुलेट मैटर के साथ तो वो प्रेशर के अंदर जब बाहर निकलेगी तो वो सॉलिड जो है पार्टिकल गैस के प्रेजेंस में, गैस को प्रेशर करेंगे तो लिक्विड हो जाता है। प्रेशर को गैस के जब प्रेशर करेंगे, पार्शियल प्रेशर का नियम आप पढ़े हो, तो वो लिक्विड हो जाता है, तो वो लिक्विड के रूप में तो बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे केस में वेंचुरी स्क्रबर का प्रयोग सबसे बेस्ट होता है, इसीलिए यहाँ पे वेंचुरी स्क्रबर दिया है। गैस और पार्टिकुलेट मैटर दोनों को अलग करना है, और पार्टिकुलेट मैटर कोई भी आ जाए सब अलग हो जाएगा वेंचुरी स्क्रबर से। अब देखिए फिर 23वां क्वेश्चन है कि फॉलोइंग केमिकल यूज इन वेट स्क्रबर। कौन सा केमिकल वेट स्क्रबर में? CaCO3। क्यों? सवाल ये भी है, क्यों भैया CaCO3, जबकि वेट स्क्रबर में सबसे ज़्यादा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, परंतु CaCO3 क्यों? क्योंकि फंडामेंटली अवेलेबल है ये इजीली। कैल्शियम कार्बोनेट, चूनक पत्थर। और चूनक पत्थर क्या करता है? 9th में पढ़े होंगे एसिड रेन, ताजमहल पे गिरा तो एसिड वाला कौन सा गिरा ताजमहल पे? सल्फर। तो यहाँ पे क्या हो गया? डी, याद आया? डीसल्फनाइजेशन प्रोसेस होता है, इसीलिए लाइमस्टोन का इस्तेमाल यहाँ पे वेट स्क्रबर में किया जाता है। तेजी से फ्लू गैस को रिमूव कर देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, साइक्लोन सेपरेटर इन आर एयर पोल्यूशन का जो प्रिंसिपल है वो क्या है? तो साइक्लोन सेपरेटर जिस प्रिंसिपल पर काम करता है उस प्रिंसिपल का नाम है इनर्शिया सेपरेशन। अब इनर्शिया सेपरेशन को समझो, इनर्शिया सेपरेशन को समझो तो स्पाइरल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल जब होगा, स्पाइरल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, तो वो जनरेट करेगा डबल वर्टेक्स को, दो चक्रवात को जनरेट करता है, डबल वर्टेक्स इसको कहते हैं। तो स्पाइरल जब कोई भी पार्टिकल फ्लो कर रहा है तो उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल डाउनवर्ड काम करेगी, तो इसीलिए साइक्लोन में नीचे की तरफ सॉलिड पार्टिकल बैठ जाती है और गैसियस पार्टिकल बाहर निकल जाती है। इसी का कारण इनर्शिया सेपरेशन टेक्निक के कारण। फिर आइए, व्हाट अमाउंट ऑफ BOD। अच्छा, कोल्ड ट्रैपिंग नहीं है और थर्मल भी नहीं है। थर्मल ऑक्सीडेशन करोगे, टेम्परेचर दोगे तो बाहर निकलेगा, दोनों सेटलिंग नहीं होगी थर्मल में। हाँ, व्हाट अमाउंट ऑफ BOD इंडिकेट हाई वाटर पोल्यूशन। हमारे टेलीग्राम चैनल पर ना हम वो पेपर डाल देंगे, देख लीजिएगा। टाइपिंग वाइपिंग कर रहे हैं, कट कॉपी किए हैं, चूँकि PDF मैटर है तो
थोड़ा सा रह जाता है। तो इसमें हाई बीओडी इंडिकेट, अब ये देखो सब पीपीएम में है, तो 17 पीपीएम की बीओडी भैया बहुत हाई होती है। जान लीजिए कि जो मॉडरेट कंडीशन है वो 6 से 9 पीपीएम मॉडरेट में आता है, बाकी 9 से अबव सब हाई बीओडी है। यूट्रॉफिक कंडीशन की तरफ बढ़ता हुआ वो वाटर बॉडी होगा। 0.5 mg पर लीटर जो है ये सेफ साउंड माना जाता है वाटर बॉडी का भाई, WHO। वैसे WHO का अलग होता है, BIS का अलग होता है। अभी ये कोलीफॉर्म का है, कोलीफॉर्म जो है वो 0 होना चाहिए, हमारे यहाँ 100 पर लीटर है और WHO में 0 है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर वाटर पोल्यूशन। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट में वाटर पोल्यूशन के कौन सा इसमें इंस्ट्रूमेंट लग रहा है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट मतलब फिजिकल ट्रीटमेंट। फिजिकल ट्रीटमेंट मतलब स्क्रीनिंग होगा। स्क्रीनिंग में ग्लास रॉड, बार स्क्रीनिंग, कोरस स्क्रीनिंग, वायर मेश के साथ स्क्रीनिंग। जैसे नाली है घर में ना, उस पर जाली लगी होगी, प्राइमरी इसमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का वीडियो है, आप देख लीजिएगा, उसमें जाली लगी होगी। वो जाली जो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। वो जाली जो है वो क्या है, स्क्रीन कर रहा है। अब उसके बाद से जब कोई इंडस्ट्री में कोई कचरा आ गया, पानी आ गया, इफ्लुएंट आ गया, अब उसको आप प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिए। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद हम उसको सेटिल डाउन कराते हैं। तो सेटिल डाउन के लिए जो टैंक लगाते हैं उसको सेडिमेंटेशन टैंक कहते हैं। इसी सेडिमेंटेशन टैंक को भैया समझिएगा आप, इसी सेडिमेंटेशन टैंक के भी कई नाम हैं। इसको इम्हाफ टैंक भी कहा जाता है। इसको इम्हाफ टैंक इसलिए कहा जाता है, वैज्ञानिक का नाम है इम्हाफ, उन्होंने डिज़ाइन किया था। और इसको एशमेयर टैंक, EM करके है, EMSCHER, एशमेयर टैंक कहा जाता है। सेटलिंग टैंक भी कहा जाता है। और चूंकि प्राइमरी ट्रीटमेंट में लगा है, इसको प्राइमरी क्लैरिफायर भी कहते हैं। इसके इतने नाम हैं, नोट कर लीजिएगा। इम्हाफ टैंक, एशमेयर टैंक, सेटलिंग टैंक, प्राइमरी क्लैरिफायर। अब सेकेंडरी क्लैरिफायर सेकेंडरी ट्रीटमेंट में लगेगा। फिर क्वेश्चन इसमें आता है कि व्हाट इज़ द मेथड यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाई TSS हो गया पानी में, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड बहुत ज़्यादा है पानी में, मान के चलो कि 3000 ppm, तो उसके लिए हाई रेट सॉलिड कांटेक्ट क्लैरिफायर लगेगा। HRSCC कहते हैं इसको। HRSCC का एक क्यों लगेगा, एक्टिवेटेड कार्बन यहाँ काम नहीं करेगा। प्रेशर सैंड फिल्टर भी काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें लिक्विड है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक भी नहीं काम करेगी। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक TSS पर ज़्यादा वर्क नहीं कर पाती है और बैक्टीरियल उसमें होता है। TSS आपका बढ़ रहा है, सस्पेंडेड सॉलिड बढ़ रहा है टोटल, तो यहाँ पर आपको हाई रेट सॉलिड क्लैरिफायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये 3000 ppm पे काम करता है। इसकी इफ़िशियंसी बहुत बढ़िया है और इसका जो है ये मूलभूत सिद्धांत ये है, इसका कोगुलेशन और फैकुलेशन दोनों है। ये कोगुलेंट और फोकुलेंट के साथ दोनों के साथ काम करता है। और जो इसका हाइड्रोलिक सस्पेंशन है जिसमें वो प्रेस करके उसको फिल्टर कर रहा है और सेग्रीगेट कर रहा है, वो स्ट्रोक्स लॉ पे काम करता है। अब अगर स्ट्रोक्स लॉ पढ़े होंगे तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो काम हो रहा है वो मामूली काम नहीं हो रहा है। स्ट्रोक्स के अपने सिद्धांत हैं। स्ट्रोक्स लॉ का एक सिद्धांत है कि जैसे हम मान लीजिए कोई स्फीयर है, गोलाकार चीज़ है, तो गोलाकार चीज़ पर अगर हम कोई चीज़ मूव हो रही है, कोई लिक्विड है मूव कर रहा है, अब समझ लो एक टैंक है पानी का, उसको आप हाथ से बीच में ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं, कपड़ा धुलने जा रहे हैं, साबुन को फेंट रहे हैं, ठीक है। सबसे आसान एग्जाम्पल स्ट्रोक लॉ समझने का है, हमको यही मिल रहा है। कपड़े वो टैंक है, अब भाई हमारे पास हाई फाई वीडियो वाला नहीं है तो क्या करेंगे, वो आप कपड़ा धुलने गए,
अब सर्फ डाल दिए हैं, अब सर्फ को समझ लीजिए आप टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, और उसको घुमा रहे हैं, ठीक है। जब हम घुमाएंगे तो क्या होगा, वो लिक्विड जो है पानी में सर्फ जो है वो विस्कस हो जाएगा, और जब विस्कस हो जाएगा तो स्ट्रोक्स कहते हैं कि जो फोर्स हम स्फीयर पे लग रही है, जिसके साथ वो लिक्विड मूव कर रहा है, फोर्स जो स्फीयर पे उस गोले में घूम रही है, जिसके साथ वो लिक्विड है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द फ्लूइड पे एंड स्फीयर के विस्कोसिटी पर, जो उसमें फ्लूइड के विस्कोसिटी पर। अब इसको आप ऐसे समझो और सरल भाषा में, 1 कप पानी लिया, उसमें मट्टी डाला, सैंड। अब उस पानी के गिलास में उस पानी को चम्मच से घुमाओ, ठीक है। तो फोर्स जो उस चम्मच के साथ उस पानी को घुमा रही होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड के, तभी उसमें जो मौजूद सॉलिड पार्टिकल है वो नीचे बैठेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेविटेशनल के साथ काम कर रहा है। यही चीज़ साइक्लोन में भी हो रहा है, यही चीज़ साइक्लोन भी कर रहा है। स्फीयर को देखिए आप घुमा रहा है, रोटेट को घुमाओ, किसी चीज़ को घुमाओ आप पकड़ के, तो सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं। सेंट्रीफ्यूग मशीन की बात, सेंट्रीफ्यूग देखे होंगे, सेंट्रीफ्यूग डीएनए सेपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और टीडीएस के लिए किया जाता है और माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट्स के लिए किया जाता है। तो ये जो है आपका जो सेपरेशन टेक्निक है उसमें आप सुपरनेटेंट पाते हो और सेडिमेंट नीचे पाते हो। तो वो कैसे हो रहा है, वो ऐसे ही होता है, स्ट्रोक्स के नियम यहाँ काम करते हैं। हालांकि इसका प्रयोग जो है वो आपका जहाँ इंसिनरेटर होता है, इंडस्ट्री जो मेडिकल फार्मास्यूटिकल्स होती हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 28 कहता है कि आरओ किस आरओ ही तो ट्रीटमेंट प्लांट टर्सरी, और इसीलिए वो फिजिकल उसमें जोड़ दिया। अब यहाँ पर लिख देता वो क्या कहते हैं उसको, आरओ की जगह आपका ओजोनाइजेशन, तो भी ये टर्सरी में आता, और इसी ओरो और ओजोनाइजेशन के चक्कर में फिजिकल वहाँ जोड़ा है। फिर देखिए क्वेश्चन आता है ट्रिकलिंग फिल्टर इज यूज टू रिमूव, जाहिर सी बात है डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर। ट्रिकलिंग फिल्टर छाते जैसा होता है, देखे होंगे फोटो, क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो मतलब कि आप बहुत अच्छे से पढ़कर पहुँचे होंगे। ट्रिकलिंग फिल्टर छाते की तरह होता है, जैसे छाते में पाइप निकला रहता है उसी तरह उसमें नोजल्स लगे रहते हैं, मोटर लगा रहता है, घुमाता है उस कचरे के पानी को ऊपर से छिड़केगा, तो जिस पे छिड़कता है वो हनी कॉम्ब बेड होता है जुगोलिया स्लाइम का। तो जब उसके ऊपर पानी सॉलिड गिरता है वेस्ट के साथ, तो उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर अलग हो जाता है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में केक फिल्टर एक ठो है, वही मैकेनिज़्म पर वहाँ पे काम करता है, एडजॉर्प्शन। अब वो जुगोलिया स्लाइम की जो लेयर है उसके हनी कॉम्ब इमेज की तरह होती है, मधुमक्खी के छत्ते की तरह। अब जब उसके ऊपर पानी विथ सॉलिड पार्टिकल गिरता है तो केवल नीचे पानी ही जाता है, ऑर्गेनिक मैटर अलग हो जाता है। डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर को वो फिल्टर कर देता है, ठीक है। ट्रिकलिंग फिल्टर डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर को फिल्टर करता है। कैसे करता है, सॉलिड विथ लिक्विड जब उसके ऊपर पड़ता है तो जुगोलिया स्लाइम की लेयर उसको फिल्टर आउट कर देती है। 30वां क्वेश्चन उसी ट्रिकलिंग फिल्टर का मॉडिफाइड आंसर है। ट्रिकलिंग फिल्टर इज प्राइमरी बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस टू रिमूव बीओडी ऑफ सीवेज। अगर हम किसी भी इफ्लुएंट को ट्रिकलिंग फिल्टर से गुजारेंगे तो इफ्लुएंट का बीओडी गिर जाएगा। सिर्फ बीओडी गिरेगा। क्यों गिरेगा बीओडी? क्योंकि डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर है और बीओडी का फुल फॉर्म है
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन डिमांड ऑर्गेनिक वेस्ट में होती है। देखिए दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और बहुत अच्छे से पहले का एक्सप्लेनेशन दूसरा वाला है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि व्हेन क्लोराइड इज एडेड सीवेज बोथ एट बिगिनिंग एज वेल एज एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट फिनोमिना इज कॉल्ड ट्रीटमेंट प्रोसेस। अब देखो बहुत लोग इसमें पोस्ट एंड पास्ट और सुपर लगाए होंगे। स्प्लिट प्रोसेस होता है, पोस्ट और पास्ट कुछ नहीं होता है, सुपर भी कुछ नहीं है। स्प्लिट क्लोरिनेशन मुख्य प्रोसेस। स्प्लिट क्लोरिनेशन इज अ प्रोसेस वेयर आप दोनों ही फेज में क्लोरीनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्प्लिट क्लोरीनेशन। टू बी कंटिन्यूड है, नेक्स्ट वीडियो भी आएगा। थैंक यू वेरी मच। वेट एंड वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। फिर मिलेंगे, खुश रहिए।